वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकंड यूनिट का, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि के लिए, जैसे आप सभी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कि इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, बल्कि इसको बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि न केवल प्राथमिक क्षेत्र बल्कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जो इकोनॉमी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो सभी कृषि पर डिपेंड करते हैं। यदि कृषि किसी भी देश की बहुत प्रॉस्परस होती है, बहुत उन्नत स्थिति में होती है, बहुत अच्छा उत्पादन वहाँ होता है, तो उस देश में खाद्यान्न की कमी नहीं होती और वो राष्ट्र अपनी पॉपुलेशन को या अपनी पब्लिक को, जनता को पूरा भरपेट भोजन कराने में सक्षम होता है। जहाँ तक भारतीय कृषि का सवाल है, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इंडियन एग्रीकल्चर हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रही है। हमारी आय का बड़ा महत्वपूर्ण भाग कृषि से मिलता था। बड़े बड़े कृषि जोत हुआ करते थे, जिन पर की कृषि हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं बदलती चली गई समय के साथ। और आज ये स्थिति है कि हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को यदि देखें अभी वर्तमान में, तो हमारा प्रोडक्शन इतना अच्छा है कि हमें विदेशों से अब किसी भी तरह का इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा। आइए कुछ मेन फीचर्स हम देख लेते हैं। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुख्य बिंदु, विशेषताएं जिनको हम कह सकते हैं, उनको हम डिटेल में समझ लेते हैं ताकि हम एग्रीकल्चर को और पढ़ सकें। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के, जैसा आप सभी जानते हैं, 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र का सबसे जो मुख्य पार्ट है, जो मुख्य हिस्सा है, वो है एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ यानी सहायक क्रियाएं। तो कृषि हमारे प्राथमिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र है। दूसरा नंबर है ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य रोजगार, मेन लाइवलीहुड ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अब ग्रामीण जनसंख्या, जैसा आप जानते ही हैं, गाँव का देश कहा जाता है भारत को, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम तो करीब 80% जनसंख्या गांव में रहती थी, लेकिन आज वो प्रतिशत धीरे धीरे कम हो गया है। अभी वर्तमान में 61% पॉपुलेशन गांव में रहती है और उसका मुख्य जीवन यापन का जो स्रोत है वो एग्रीकल्चर है, यानी मेन लाइवलीहुड है, जीवन यापन वह वही करती है, उसी से करती है या उसकी सहायक क्रियाओं के द्वारा होती है। हालांकि भारतीय कृषि उतना रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती जितने की आवश्यकता है, इसलिए बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ही देखी जाती है, जिसको हमने लास्ट टाइम अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर यही इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है, जो रूरल पॉपुलेशन है, वह मेनली बेस करती है एग्रीकल्चर पर और उसकी सहायक क्रियाओं पर, अलाइड एक्टिविटीज़ पर, जिसमें हम पशुपालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, फिशरीज, मुर्गी पालन, इससे सहायक उद्योग भी इसमें ही शामिल होते हैं। तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र के भाग हैं और रोजगार के प्रमुख साधन हैं। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण भाग, मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, राष्ट्रीय आय कहाँ से प्राप्त होती है या हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। यही इंडियन इकोनॉमी की जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, इनमें जो टोटल प्रोडक्शन होता है कमोडिटीज़ का और सर्विसेज का, उनको यदि हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल कम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय आती है। उस राष्ट्रीय आय का, जैसा मैंने अभी कहा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर 46 से 48% भाग एग्रीकल्चर से मिलता था,
क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर उस समय डेवलप्ड स्टेज में नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल पिछड़ी हुई और एक निर्धन पुअर इकोनॉमी के रूप में थी। जो सभी इतिहास आप सभी जानते ही हैं। ब्रिटिशर्स की वजह से, उनकी गलत नीतियों की वजह से हमारी एग्रीकल्चर को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन आज भी स्थिति यह है कि 48% तो नहीं है एग्रीकल्चर का हिस्सा, लेकिन 16 से 17% हमारी राष्ट्रीय आय में अभी भी कृषि अपना स्थान रखती है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र है, इसलिए इसका कहीं ना कहीं मेन सोर्स भी है नेशनल इनकम का। निर्यात व्यापार में मुख्य स्थान, ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो विदेशी व्यापार है, उस विदेशी व्यापार में निर्यातक वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, जो आप जानते होंगे, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, परंपरागत और गैर परंपरागत। गैर परंपरागत तो वो है जो नई वस्तुएं हैं जिनको हम इंडिपेंडेंस के टाइम से एक्सपोर्ट करने लगे हैं। लेकिन जो परंपरागत या ट्रेडिशनल एक्सपोर्टिंग आइटम्स थे, वो सभी के सभी एग्रीकल्चरल बेस्ड थे, जिनको एग्रो बेस्ड एक्सपोर्ट्स कहा जाता है, जिसमें सभी तरह के मसाले हैं, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, इन सभी का, और नट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, सूखे मेवे, इनका भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक है। और इन निर्यात की वजह से हमारे बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा का जो अर्जन है वो एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। आज भी इसका प्रतिशत 20 से 22% के करीब है कि हम एक्सपोर्ट करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का हम विदेशी मुद्रा को अर्न करते हैं। फिर है कृषि की परंपरागत विधियां। ये एक हमारा कहना चाहिए पिछड़ेपन का कारण भी है। एग्रीकल्चर हमारी उतनी क्यों बैकवर्ड है या उतनी क्यों प्रोडक्टिविटी नहीं रखती, उसका मुख्य कारण है अभी भी हमारे देश में कृषि के लिए या खेतों के काम के लिए, क्रॉपिंग के लिए अभी भी हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड्स काम में लिए जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं बच्चों। पहला कारण तो यही है कि बहुत छोटे आकार के लैंड होल्डिंग्स हैं और वहाँ पर उसके लिए उतना एग्रीकल्चर नहीं होता, उतनी उसकी आय नहीं होती कि वह नवीन तकनीकों का या नवीन साधनों का उपयोग करे। कहीं उसको जानकारी भी नहीं होती, इसलिए भी वो काम में नहीं लेता। लेकिन जहाँ कहीं भी वो काम में ले सकता है, उसके लिए उसके पास पर्याप्त वित्तीय स्रोत या फाइनेंशियल फंड्स नहीं होते। इसलिए भी हमारी परंपरागत विधियां कृषि की है और उसका प्रभाव पड़ता है हमारी प्रोडक्टिविटी पर, जिसको कि हम नेक्स्ट में देख ही रहे हैं। निम्न कृषि उत्पादकता, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये उत्पादकता क्या है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति हेक्टेयर जो कृषि की उत्पादकता होनी चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, जो उत्पादन होना चाहिए, वह अन्य देशों के मुकाबले भारत का स्थान 11वें और 12वें नंबर पर आता है। उसके कई कारण हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटे साइज़ की है, उस पर अच्छी तकनीकों के द्वारा कृषि किया जाना संभव नहीं होता, अच्छी तकनीकों को यूज़ नहीं किया जाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भारतीय कृषक गरीब होने के कारण जो भी फसल पैदा होती है उसी में से वो सीड्स रख लेता है, बीज रख लेता है, नए और फ्रेश बीजों का उपयोग खरीद नहीं सकता तो उपयोग भी नहीं करता, और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है मानसून पर डिपेंड करता है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ उसके पास में नहीं होती, या उसने अभी तक ऐसे कोई साधन यूज़ नहीं किए जिससे कि सिंचाई की सुविधाएं या इरिगेशन उसको प्राप्त हो सके। तीसरा, उसके पास धन की कमी होने के कारण वह पूरी तरीके से फैमिली बेस्ड एग्रीकल्चर करता है, यानी ह्यूमन बेस्ड, जिसमें कि मानवीय आधार पर ही कृषि कार्य किया जाता है, जिसमें किसी भी तरह की मशीनें इत्यादि का उपयोग वह नहीं कर पाता। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें उसकी उत्पादकता दिन पर दिन गिरती चली जाती है। ये हमारी कृषि का एक और पिछड़ेपन का बड़ा कारण है। जैसे कहा जाता है कि ग्लोबल लेवल पर यदि हम कंपैरिजन करें
तो इंडियन एग्रीकल्चर अभी भी लो प्रोडक्टिविटी के रूप में देखी जाती है, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे देखा कोविड के बाद जो प्रोडक्टिविटी को मेजर किया गया, जो प्रोडक्शन हमारे देश में हुआ कृषि का, वो बम्पर हुआ। पिछले कुछ सालों से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हमारी कृषि काफ़ी फल फूल रही है, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी में चल रही है, बहुत अच्छी फसलें पैदा हुई हैं और देश में खाद्यान्न का कंप्लीट भंडार है। फिर है कृषि जोत का लघु आकार, स्मॉल साइज ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स। अभी कृषि जोत क्या होती है, यू नो बेटर, कि कृषि जोत का मतलब जिस पर एक्चुअली कृषि की जा रही है। यदि किसी के पास 2 हेक्टेयर का लैंड है और उसमें मतलब कहना चाहिए कि उसके किसी एक पार्ट पर वेल है या कुआं बना हुआ है, यहाँ वहाँ पर वो पशुपालन करता है या वहाँ पर किसी और पर्पज से उस लैंड को यूज़ करता है, तो उसको हम कृषि जोत या लैंड होल्डिंग नहीं कहते। तो कृषि जोत का मतलब बेसिकली जहाँ पर ओरिजिनली एग्रीकल्चर या क्रॉपिंग की जाती है, खेत होता है जहाँ पर फसल पैदा की जा रही है, उसी को कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम, यानी ये कहना चाहिए कि 85% जो हमारी लैंड होल्डिंग्स है, जो कृषि जोत है, वो बहुत ही छोटे आकार की हैं, यानी 2 हेक्टेयर से भी कम है। और इतने छोटे कृषि जोत पर एक आर्थिक रूप से कृषि करना, आर्थिक मतलब लाभपूर्ण कृषि करना हमारे देश में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हमारे देश में क्या, किसी के लिए भी मुश्किल होता है, उसमें वह उतनी आय अर्जित नहीं कर पाता कि वह अपना भरपेट भोजन भी कर सके या अपने लाइवलीहुड के लिए कार्य कर सके। और ऐसी स्थिति में उसकी कृषि की उत्पादकता दिन पर दिन गिरती चली जाती है। उसका मुख्य कारण तो हमारे यहाँ सक्सेशन लॉ है कि पहले परिवारों में जिस तरह से उत्तराधिकारी नियम के अनुसार जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनका डिवीजन होता चला जाता है और उस वजह से भूखंड बहुत छोटे रह जाते हैं और वहाँ पर एक अच्छे तरीके से, आधुनिक तरीके से कृषि कार्य करना संभव नहीं होता। लास्ट में देख लीजिए खाद्यान्न फसलों की अधिकता, डोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी हमारे यहाँ पर 2 तरह की फसलें होती हैं जिनमें खाद्यान्न पैदा होता है, दूसरी कैश क्रॉप्स होती हैं जिनको नकद फसल या तिलहन कहा जाता है। खाद्यान्नों का उत्पादन ही सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें सभी तरह के अनाज या सीरियल्स को हम लेते हैं, गेहूँ, चना, बाजरा, चावल, मक्का, ये सभी, जौ, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन कृषि फसलों में जो मुख्य रूप से दूसरी जो काफ़ी नकदी फसल होती है, कैश क्रॉप्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका मूल्य बाजार में बहुत ऊंचा होता है, जैसे सरसों है, तिल है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, ये क्या कहलाती हैं, तिलहन कहलाती हैं, जिनको ऑयल सीड्स कहते हैं। इनका उत्पादन हमारे बहुत छोटे कृषि क्षेत्र में होता है क्योंकि उसके लिए अच्छी तकनीक, अच्छी सिंचाई की सुविधाएं, इन सभी की ज़रूरत होती है, लेकिन उनका उत्पादन उतना नहीं हो पाता। तो उससे भी भारतीय कृषक हमारा काफ़ी गरीब रहता है क्योंकि उसकी आय उतनी खाद्यान्न फसलों में प्राप्त उसको नहीं हो पाती। इसके अलावा बहुत सारे हमारे विशेषताएं हैं जिसको हम पिछड़ेपन का कारण भी कहते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय कृषि अन्य देशों के मुकाबले लो प्रोडक्टिविटी रखती है या पिछड़ापन कहा जाता है। तो उसके मुख्य कई सारे कारण हैं कि हमारे यहाँ मेनली तो लैंड होल्डिंग्स का छोटा होना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना, कृषक का काफ़ी गरीब होना, पुअर लेवल पर होना, और उसके अलावा वह बड़ी मशीनों का, तकनीकों का यूज़ नहीं कर पाता, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंडेंस है। तो उस तरह से अभी भी हमारे यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ 65% ही है, बाकी का जो हिस्सा है 35% वो अभी भी मानसून पर डिपेंड करता है। और हम सभी जानते हैं मानसून बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा मतलब सर्टेन नहीं होता, ये तो नेचर बेस्ड है, इसलिए उस पर डिपेंडेंस भारतीय कृषि को थोड़ा सा उत्पादकता में कम लेकर जाती है। तो ये है हमारी भारतीय कृषि के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु या विशेषताएं।